हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। हम आज क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करना चाहते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। क्लास 9th में आपने परिवर्तन पढ़े होंगे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जो था वही हमारा इस चैप्टर का आधार है। क्या होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, देखते हैं। भौतिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी पॉइंट्स उसमें पढ़े होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या था उसमें कि रासायनिक सूत्र जो है वो परिवर्तित नहीं होता, यानी कि रासायनिक सूत्र समान रहता है। जैसे उदाहरण, बर्फ, जल और वाष्प का आपने उदाहरण पढ़ा होगा। इन तीनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, यानी कि बर्फ से जल का बनना या जल से वाष्प का बनना, वाष्प से जल का बनना या जल से बर्फ का बनना, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है रासायनिक सूत्र। यहाँ रासायनिक सूत्र जो है वो हमेशा समान रहता है। रासायनिक परिवर्तन में आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, बदल जाता है। उदाहरण भी देखे होंगे आपने, दूध से दही का बनना, अंगूर का किण्वन जो सोमरस बनती है, शराब जिसे कहते हैं, शराब जो बनती है वो इसी प्रक्रिया द्वारा बनती है, अंगूर के किण्वन से। इन सभी में क्या होता है कि रासायनिक सूत्र हमेशा बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन अगर हुआ है तो उसके पीछे जो कारण होगा वो कारण क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन के होने का कारण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। जहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है तो उस कारण क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो हमें प्रेक्षण जो देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन मिलेगा, गैस का उत्सर्जन, कोई भी गैस निकलेगी, गैस का उत्सर्जन होगा, या तापमान में परिवर्तन। आपको यदि ये सभी प्रेक्षण मिलते हैं, दिखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, जहाँ से हमारा चैप्टर असल में शुरू होता है। रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, यानी कि क्रियाकलाप लेते हैं। जो आपका क्रियाकलाप 1.1 है उसमें एक हम बर्नर बना लेते हैं। बर्नर यानी कि गैस चूल्हा। अगर चूल्हा है तो आग भी लगेगी ऊपर, यहाँ आग लगा ली और इसके ऊपर हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। किसको जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को। ये आपका बर्नर है। हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो आप ऐसा नोटिस करेंगे कि यहाँ पर श्वेत चूर्ण पाउडर वाइट कलर का यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये जो श्वेत चूर्ण होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैं यदि आपको इस प्रेक्षण को लिखने को कहूँगा तो आप क्या लिखेंगे
कि यदि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये हमेशा याद रखना कि जलाने के लिए क्या कौन सी गैस ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि यदि हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब यदि आपको ये बात 10 बार लिखनी पड़े, 12 बार लिखनी पड़े, तो पूरा सेंटेंस के रूप में लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, लिखना लेंदी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट यूज़ किया जाए। हम भी हमारे जीवन में शॉर्ट में लिखना पसंद करते हैं, आप भी मैसेज में टाइप करते हैं, गुड मॉर्निंग को GM लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी वैज्ञानिकों ने सोचा कि इतने बड़े सेंटेंस को लिखने से अच्छा है हम इसे शॉर्ट में लिखें। उन्होंने दिमाग लगाया, क्या सोचा कि हम लिख देते हैं अभिक्रिया किस किसने की है, मैग्नीशियम ने की है, किसके साथ की है, ऑक्सीजन के साथ की है। क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बड़े पैराग्राफ को लिखने से ज़्यादा बेहतर है हमने इसको इस रूप में लिख दिया। उस क्रियाकलाप को इस रूप में लिखने को क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे हम, शब्द समीकरण। क्या ये अभी भी बड़ा है या छोटा हो चुका है, छोटा तो हुआ है लेकिन अभी भी बड़ा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा इसको और शॉर्ट में किया जाए, तो उन्होंने मैग्नीशियम को क्या लिख दिया, उसका रासायनिक सूत्र लिख दिया Mg प्लस ऑक्सीजन की जगह लिख दिया O2। दोनों की अभिक्रिया हुई, क्या बनाया, MgO बनाया। तो यही होती है आपकी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखने या दर्शाने के लिए प्रयोग में आती है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है, यह असंतुलित है। अब बात उठती है कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है। हम कभी भी बाज़ार जाते हैं हमारे मम्मी पापा के साथ, या फिर आपको सामान लेने के लिए भेजा जाता है, तो आप उसको तुलवाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से एक कांटा रखा हुआ होता है, जिसके एक साइड आप वेट रखते हैं, वज़न रखते हैं, और एक साइड क्या रखते हैं, सामान रखते हैं। तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं होते, वज़न बराबर नहीं होता, तब तक ये संतुलन में नहीं आती है। उसी प्रकार अभिक्रियाएं भी संतुलन में कब आएगी, जब दोनों तरफ, एक तरफ जब अभिकारक हैं और दूसरी तरफ जो उत्पाद हैं, दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि इन दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है तब तक वह असंतुलित रहती है। अब इसको संतुलित करना क्यों ज़रूरी है, बात यह भी उठती है। संतुलित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक नियम होता है द्रव्यमान का संरक्षण नियम। द्रव्यमान का संरक्षण नियम। और यह नियम क्या कहता है, यह नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी कि भार, द्रव्यमान मास जिसे इंग्लिश में कहते हैं, का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही उत्पाद का होगा। अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना उसका विनाश किया जा सकता है। इसी कारण हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता
पड़ती है। जैसे यहाँ पर Mg प्लस O2 बराबर MgO है। यहाँ पर आप देखेंगे Mg जो है उसका एक ही परमाणु है, यहाँ पर उत्पाद में Mg का भी एक ही परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन के अभिकारकों में 2 परमाणु है और उत्पाद के अंदर परमाणु 1 है। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों ऑक्सीजनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसके लिए इधर 2 लगा देंगे, 2 MgO, यानी कि Mg कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हमने मैग्नीशियम को असंतुलित कर दिया। अब क्या करें, तो मैग्नीशियम को भी 2 मैग्नीशियम ले लेते हैं। अब देखेंगे हम मैग्नीशियम कितने हो गए हैं, हमारे पास 2 हो चुके हैं और ऑक्सीजन 2 है। उत्पाद के अंदर भी 2 मैग्नीशियम है, 2 एकम 2, और 2 ही ऑक्सीजन है यहाँ पर। ये तो छोटा था इसलिए आसानी से संतुलित हो गया, लेकिन अगर आपके सामने कोई बड़ी या जटिल रासायनिक समीकरण आ जाता है तो आप उसको संतुलित कैसे करेंगे। नियम हमें आने चाहिए, संतुलित करना आना चाहिए, और संतुलित करने पर प्रश्न भी बनता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि अभिकारक हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। उत्पाद हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड।